नमस्ते। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां। दुनिया के सारे बच्चों को उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, सारे धर्म। वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां। दुनिया के सारे बच्चों को उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, सारे धर्म। वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। प्राचीन काल से ही, जब से पशुधन से संपत्ति ग्रहण का प्रचलन हुआ, पितृसत्ता पर जोर चला आ रहा है। हालांकि प्रारंभिक मानव समाज मातृसत्तात्मक था, उसके पर्याप्त साक्ष्य जगह जगह मिलते रहे हैं। समाज, धर्म, आर्थिक व्यवहार, राजनीति, हर संभव भूमिकाओं में स्त्री को हटाकर उसे घर, परिवार व प्रजनन तक सीमित रखने की कोशिश चलती रहती है। समय समय पर इसके प्रभाव भी मिलते रहते हैं, पर विभिन्न कालखंडों में कोई स्वर्ण युग स्त्री का ही है ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक काल में जब आग जाकर इस आपराधिक जड़ता को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई, स्त्री पुरुष असमानता और लिंग भेद के समापन का विचार एक आधुनिक विचार है। ओलंपी डी गाउज ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की तर्ज पर स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा तैयार की, जिसका प्रकाशन 1791 में हुआ और उसे फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। इस दौर में स्त्री आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट की पुस्तक स्त्री अधिकारों का प्रतिपालन, विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसका प्रकाशन 1792 में हुआ। इसे स्त्री विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी स्टैटन और लुक्रेसिया मोट की अगुवाई में पहला स्त्री अधिकार सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने स्त्रियों के लिए मताधिकार सहित पूरी कानूनी समानता, पूर्ण शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसर, समान मजदूरी और समान मुआवजे की मांग उठाई। फिर यह आंदोलन तेजी से रूप तक जा पहुंचा और आज यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना शेष है, क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया में स्त्री व पुरुष सरकारों को समान स्थान प्राप्त नहीं है, और दुनिया की ऐसी तमाम जगहें हैं जहां अभी भी औरतों को पुरुष के अधीनस्थ की तरह देखने पर जोर दिया जाता है। दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हर स्तर पर होता है। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा, तब तक विकास संकटग्रस्त रहेगा। एक प्रश्न यह भी जाता है कि क्या विकास के संदर्भ में स्त्री पुरुष के सरोकारों में कुछ विभिन्नता होती भी है या नहीं, या फिर मसला केवल सशक्तिकरण का ही है। सामान्य तौर पर तो यही कहा लगता है कि विकास के सभी उत्पादों की स्त्री पुरुष दोनों को जरूरत है। व्यवस्था या तंत्र को बस यह देखना है कि वह लिंग भेद न करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री और पुरुष दोनों को जरूरत है। फिर अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई? एक सामान्य प्रश्न उठ जा सकता है, पर वास्तव में यह मुद्दे का सरलीकरण होगा। स्त्री और पुरुष की शारीरिक व सामाजिक स्थिति में काफ़ी फर्क है। स्त्री को हर महीने माहवारी होती है, उसे 9 महीने गर्भ धारण करना होता है। वह रात में अकेले होने की स्थिति में तथा अनजान जगहों पर असुरक्षित महसूस करती है। अतः स्त्रियों को लिंग समानता के साथ लिंग विशिष्टता को भी अपने विकास के सरोकारों में शामिल कराने की जद्दोजहद करनी पड़ी। मार्क्स ने पहली बार नेतृत्व शास्त्र और इतिहास की खोज के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच असमानता और स्त्री की अधीनता के प्राकृतिक कारणों की धारणा का तर्कसंगत निर्मूलन करते हुए यह सिद्ध किया कि स्त्री की पराधीनता और पुरुष स्वामित्व का जन्म आदिम समाजों में निजी स्वामित्व के जन्म और वर्गों के उद्भव की प्रक्रिया के साथ हुआ। उनकी तार्किक निष्पत्ति यह थी कि स्त्री पराधीनता की पूर्ण सामाजिक समाप्ति निजी स्वामित्व और वर्ग विभेद की समाप्ति के साथ ही संभव हो सकती है। लेकिन मामला इतना आसान न था। कारण और भी थे। धर्म उसमें एक प्रभावी कारक था।
आश्चर्यजनक रूप से धर्म पुरुष सत्ता का प्रतीक था। प्रत्येक धर्म का ईश्वर एक पुरुष था, ज़्यादातर शैव देवता भी। यही कारण था कि धर्मों ने महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बेड़ियाँ ला दी। बताया गया है कि उनके हित के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे प्रतिबंध लगाए गए जिनसे उनकी स्थिति घर तक सीमित रहे। राजनीति भी ज़्यादातर मामलों में पुरुष केंद्रित रही, क्योंकि सेनाएं पुरुष की ही होती थी। जैसे जैसे राजनीतिक पर नेताओं का दखल कम होता गया, लोकतंत्र की शुरुआत हुई, वैसे वैसे महिला प्रतिनिधित्व को महत्व मिलना शुरू हुआ। समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा बनाया गया था कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास कम से कम रहता, उत्तराधिकार में पुरुषों को ही वरीयता मिली। धर्म, राजनीति तथा परिवार व्यवस्था में इतने सुधारों के बावजूद अभी भी तमाम ऐसी बाधाएं हैं जो समावेशी विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। व्यावहारिक रूप में भारत जैसे देशों में महिलाओं को संपत्ति व जमीन में बराबरी का अधिकार नहीं है। महिलाओं के ऊपर बच्चों के लालन पालन तथा घरेलू कार्यों को करने का दबाव, ऊपर से इज्जत का प्रश्न बनाकर उनके सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने तथा काम करने पर प्रतिबंधित है। यही नहीं, वेश्यावृत्ति, बलात्कार जैसे अभिशाप उन्हें अलग से झेलने होते हैं। किसी दंगे, हिंसा आदि में भी किसी समुदाय को दंड देने व नुकसान पहुंचाने का आसान जरिया औरतों पर अत्याचार करना बनाया जाता रहा है। नौकरी, अफसरशाही, कारोबार या व्यापार, हर जगह उनकी संख्या बेहद कम होती है। भारत के संदर्भ को ही लिया जाए तो यह अधिकांश औरतों को चूल्हे चौके तथा बच्चे जनने तक सीमित रखने का उपकरण अभी भी चल रहा है। करोड़ों औरतों को तो यह भी मालूम नहीं है कि उनके भी कुछ अधिकार है। ऐसे में यह प्रश्न हज उठता है कि फिलहाल विकास की नीतियों में कमी क्या है। क्या नीतियों को हम इस तरह से बनाया जा सकता है जिससे कि उनसे स्त्री पुरुष के समान सरोकार सिद्ध हो सके। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत सरकार की रिपोर्ट में स्पष्ट मिल जाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्य एशियाई देशों की तुलना में हमारे देश में कामकाजी महिलाएं कम है। हालांकि हमारे यहाँ महिला साक्षरता लगातार बढ़ रही है तथा जो रोजगार के जोखिम वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रवेश किया है। देश में सिर्फ 27% औरतें कामकाजी हैं, इसके मुकाबले सोमालिया में महिलाओं की कामकाजी आबादी 37% है। यह कामकाजी आबादी भी झाड़ू पोछा व कृषि व दूरों जैसी गतिविधियों की वजह से है, वरना इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल जैसे तकनीकी क्षेत्रों में तो उनकी भागीदारी 16 से 18% ही है। इसका अर्थ यह है कि अच्छी शिक्षा व रोजगार परक शिक्षण के मामले में आधी आबादी अभी भी काफ़ी पीछे है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 80% महिलाएं कामकाजी। कहा जाता है कि भारत व चीन के बीच विकास के अंतर के पीछे भारत में महिलाओं का पिछड़ापन एक बड़ा कारक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन का मानना है कि भारत में पुरुषों के बराबर महिला कर्मचारी हो जाए तो जीडीपी के स्तर में 27% की बढ़ोतरी हो जाए। समस्या यही नहीं है, वस्तुतः पढ़ी लिखी 50% महिलाएं भी चूल्हा चौका तक सीमित है। यदि वे नौकरी कर भी रही हैं तो उन्हें कम वेतन पर रखा जा रहा है। श्रम बाजार में महिलाओं को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कम दर पर पारिश्रमिक मिलता है। जिनेवा के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना जेंडर गैप इंडेक्स के पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि भारत की महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विषमता का शिकार है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व के 144 देशों में लिंग भेदभाव के मामले में भारत 87वें स्थान पर है। वस्तुतः दुनिया में महिलाओं को लेकर योजनाएं तो खूब चल रही है, पर महिला पुरुष सरोकारों की समानता उनमें नहीं है। उदाहरण के रूप में हम अपने नीति निर्माण को ले सकते हैं। बहुत दिनों तक हमारे नीति निर्धारण में समावेशी तत्व शामिल न थे। यही नहीं, महिलाओं की अलग पहचान व उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता भी न थी। पर अब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। पहले सोचती कि देश पिछड़ा है इसलिए महिलाओं भी पिछड़ी है, पर अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने यह तथ्य बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं पिछड़ी हो इसलिए देश पिछड़ा है। स्कैंडिनेवियन देशों में राजनीति, प्रशासन, व्यापार, हर जगह महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यही वजह है कि ये देश मानवीय विकास के उच्च पायदानों पर है। उप सहारा देशों, दक्षिण एशिया आदि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह कम है, इसलिए ये देश मानव विकास के निचले पायदानों पर है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से विशेष रूप से महिला स्वरोजगार पर जोर दिया तो उसके आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम सामने आए। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी अधिक रही, अतः विकास में ये राज्य विशिष्ट स्थान रखते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू होने के बाद इसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
उनके भीतर आत्मविश्वास जन्म ले रहा है कि वे भी पुरुषों के समान ही नेतृत्व कर सकती हैं तथा उनमें कोई जन्मजात कमी नहीं है। सेना, कॉरपोरेट जैसे क्षेत्र जहाँ पहले महिलाएं बहुत कम होती थी, आज उनकी संख्या बढ़ रही है। ईला भट्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, वंदना शिवा जैसे महिलाओं ने शिल्पों, सहकारिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके उत्थान को राह दिखाई है। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष समानता के आधार पर विकास की प्रक्रिया चल रही, वहाँ परिणाम शुभ संकेत देने वाले। भारत की फिल्म एवं टेलीविज़न इंडस्ट्री को ही ले वहाँ महिलाओं को समान अवसर प्राप्त है। इस वजह से ये सर्वाधिक तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। स्त्री अपने अधिकारों व सरोकारों को लेकर जागृत हो चुकी है, तब विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष समानता के लक्ष्य अब शामिल है। यही सतत व समावेशी विकास की शर्त भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर का यह कथन मानव समाज के विकास को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति की माप महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से करता हूँ। थैंक यू।